नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस में कुछ डेटा लिखेंगे। यह करने के लिए हम अपने MySQL क्वेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं इस ट्यूटोरियल को फिर से कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार किया था वह काम नहीं किया था। अतः सर्वप्रथम मैं यहाँ इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास एक खाली टेबल है। हमारे टेबल में इस समय कोई भी डेटा नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल हमारे फील्ड्स के नाम हैं। इसके साथ यहाँ पर शुरू करने के लिए चलिए इसको केवल कमेंट करते हैं। अतः राइट सम डेटा, फिर हम एक क्वेरी निर्धारित करेंगे जो डेटा लिखेगा। अतः राइट और हम MySQL क्वेरी फंक्शन उपयोग करेंगे और यह ठीक एक पैरामीटर लेता है जो कि हमारी SQL क्वेरी है। इसे करने के लिए डेटा को भीतर डालने के लिए हम इंसर्ट टाइप करेंगे। हम इंसर्ट इनटू लिखने जा रहे हैं। अब इसे बड़े अक्षर में लिखने का कारण यह है क्योंकि यह SQL कोड है। यदि मैं कुछ भी बड़े अक्षर में लिखता हूँ इसका मतलब यह SQL कोड है। यदि मैं कुछ भी छोटे अक्षरों में लिखता हूँ इसका मतलब यह या तो टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम या फिर यह डेटा है जिसे मैं डेटाबेस में लिख रहा हूँ। अतः इंसर्ट इनटू people क्योंकि यह यहाँ पर हमारे टेबल का नाम है। इंसर्ट इनटू people और फिर वैल्यूज और फिर कोष्ठकों में हम प्रत्येक वैल्यू के लिए कुछ स्थान बनाएंगे। अतः हमें 1 2 3 4 5 मिल गया। यहाँ पर 5 फील्ड्स हैं। अतः हमें डेटाबेस के ठीक 5 पीसेस यहाँ लिखने की जरूरत है। हमें ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसी तरह से नीचे जेंडर तक की आवश्यकता है। यह अंदर बनाए जाते हैं या सिंगल कोट्स का उपयोग करके जो कि अल्पविराम द्वारा अलग किए गए हैं। डबल कोट्स का उपयोग न करने का कारण यह है क्योंकि यह हमें अंत में या बल्कि शुरू में मिले और यहाँ खत्म हो रहे हैं। हमें यहाँ पर अपनी ID प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा फर्स्ट नेम है। अतः मैं एलेक्स लिखूंगा। मेरा लास्ट नेम मैं गैरेट लिखूंगा। मेरी जन्म तिथि के लिए मैं एक डेट फंक्शन बनाऊंगा जो कि वेरिएबल डेट के बराबर है। मैं इसे विशिष्ट संरचना में रखूंगा। हम यहाँ पर अपने डेटाबेस से देख सकते हैं कि जब हम वैल्यू प्रविष्ट करने जाते हैं हम नीचे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कैलेंडर फंक्शन में दिनांक है। अतः 23rd पर क्लिक करने पर हम इस फील्ड के द्वारा ली गई संरचना देख सकते हैं। यह वर्ष का बड़ा प्रारूप है। अगला महीना है और फिर दिन। अतः 2009-2-23 जो कि सेकंड की 23rd 2009 है। अतः हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम अपने डेट फंक्शन की संरचना बड़े Y, M और फिर D में कर सकते हैं। संरचना जैसी हमें चाहिए उसे पाने के लिए हम इसके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। अतः यह इस प्रकार रूप लेगा। यह इसके बराबर होगा और यह वर्तमान दिनांक हो जाएगी। डेट का इस्तेमाल करके और यह मानते हुए कि वह हमारे डेट की संरचना में है हम इसे अपने टेबल में यहाँ प्रविष्ट कर सकते हैं। अंतिम जेंडर है और चूंकि मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष के लिए M रख रहा हूँ। मानते हुए कि यह कार्य करेगा हम इसे रन कर सकते हैं। किंतु इससे पहले हम अंत में MySQL एरर का अनुकरण करके और डाई लिख सकते हैं। मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ किंतु यदि आप चाहें तो इसे जोड़ने में संकोच न करें। अच्छा, तो अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। जो आप देख रहे हैं वह पिछले ट्यूटोरियल से है। चलिए इसको नहीं दर्शाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। यह ट्यूटोरियल के इस भाग को पूरी तरह से हटा देगा। अच्छा, तो कोड पर वापस आते हैं जिसे मैं अभी दर्शा रहा हूँ और चलिए रिफ्रेश करते हैं। मैंने इसे 2 बार रिफ्रेश कर दिया है अतः फलस्वरूप 2 रिकॉर्ड्स लिए गए हैं। किंतु पीछे ब्राउज पर जाकर और नीचे स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं। चलिए इनमें से एक को डिलीट कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि जो डेटा मैंने अभी निर्दिष्ट किया वह डेटाबेस में रख दिया गया है। वास्तव में मैंने क्या किया है कि मैंने वर्तमान तिथि के रूप में मेरी जन्म तिथि को रख दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं वर्तमान तिथि के रूप में मेरी जन्म तिथि नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा जन्म आज नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट नेम ठीक है, मेरा लास्ट नेम ठीक है, मेरा जेंडर सही है। हम देख सकते हैं कि इस समय मेरी ID 6 है और अगली बार हम रिकॉर्ड प्रविष्ट करेंगे तो यह बढ़कर 7 हो जाएगा और फिर 8। आपको यह अब तक पता होना चाहिए।
अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी जन्म तिथि बदलूं, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। अतः सर्वप्रथम मैं इन दो लाइनों को नहीं दर्शाऊंगा, जिससे कि मुझे इसे पुनः रन करने की जरूरत ना पड़े, और मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा। हम इसे अपडेट डेटा के रूप में कमेंट करेंगे। यह वर्तमान वेरिएबल अपडेट कहलाएगा और यह MySQL क्वेरी फंक्शन के बराबर है, और जिसे हम पैरामीटर के अंदर ला रहे हैं खुद MySQL क्वेरी कोड है। अतः यहाँ हम अपडेट लिखेंगे और हम टेबल का नाम लिखने जा रहे हैं जो कि people है। फिर हम set लिखेंगे और हमें एक विशिष्ट फील्ड चुनना होगा जिसमें ठीक करना है। यह DOB होना चाहिए और यह मेरी असली जन्म तिथि के बराबर है जो कि 1989 है। वर्ष जिसमें मैंने जन्म लिया और महीना नवंबर है और दिन 16वां जिस दिन मैंने जन्म लिया। इस कमांड को रन करके हम वास्तव में क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल में सबकी जन्म तिथि अपडेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यह नहीं दर्शाया है कि हमें अपडेट कहाँ चाहिए, किंतु हम कर सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं where id is equal to 6, क्योंकि मेरी यूनिक ID 6 है। चलिए यहाँ एक नज़र डालें, अन्यथा यह हर लोगों को अपडेट कर देगा। याद रखिए मैंने बोला ID यूनिक है, अपडेट माय ID कहना बेहतर होगा। इसके स्थान पर मैं क्या कर सकता हूँ कि लिखता हूँ where first name equals Alex। हालांकि यह प्रत्येक रिकॉर्ड अपडेट करेगा जिसका फर्स्ट नेम एलेक्स है, किंतु हम यह भी लिख सकते हैं and last name equals Garrett। फिर भी यदि डेटाबेस में हमारे पास दो लोग हैं जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम समान है, हम पहले की ही तरह अभी भी वही जोखिम रन कर रहे हैं। अतः सर्वश्रेष्ठ होगा कि अपना यूनिक इस्तेमाल करें, और वह मुख्य शब्द यूनिक ID है जो मेरे लिए 6 है। अतः इस समय आप देख सकते हैं कि मेरी जन्म तिथि 2009 निर्धारित है जो कि वर्तमान तिथि है, किंतु इस पेज को रिफ्रेश करने पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम केवल कमांड रन कर रहे हैं। अब यदि हम रिफ्रेश करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें और हम नीचे स्क्रॉल करें, हम देख सकते हैं कि यह जिसमें हम चाहते थे उसमें बदल गया और बाकी सब कुछ बिना बिगड़े हुए है। अतः यदि आपको अपने डेटाबेस में कुछ डेटा अपडेट करने की या उसी प्रकार की कुछ ज़रूरत है, आप दर्शा सकते हैं कि किस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं। मैंने DOB उपयोग किया था और यह जन्मतिथि के बराबर है जो कि ज़रूरी है। मैं अपना लास्ट नेम अपडेट कर सकता था। आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप इसे कहाँ अपडेट करना चाहते हैं। अतः मैं यह रिकॉर्ड बोलूँगा जो यह लंबी लाइन यहाँ पर है। यह रिकॉर्ड्स कहलाते हैं और मैंने स्पष्ट रूप से दर्शाया where ID 6 के बराबर थी और इसने मेरे यूनिक रिकॉर्ड को अपडेट किया। अतः यह है जो आपने सीखा, कैसे वैल्यूज प्रविष्ट करें और इसके साथ ही कैसे कुछ वैल्यूज को अपडेट करें। यदि आपने उसे गलत कर दिया जैसे मैंने किया था, या यदि आप केवल कुछ डेटा अपडेट करना चाहते हैं जो कि ज्यादातर होता है जब आप अपने डेटाबेस के साथ कार्य करते हैं। अच्छा, तो अगले भाग में मुझसे मिलिए यह जानने के लिए कि कैसे अपने डेटाबेस से सूचना प्राप्त करें और डेटा प्रयोगकर्ता के समक्ष दर्शाएं। जल्द ही मुलाकात होगी। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।